14 मई 1970 को मुझे लगता है कि जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया कि आप एक आदेश जारी कर दें और उस आदेश को और उस राष्ट्रपति के उस आदेश में यह कहा गया कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जारी कर दें आप। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है, यह गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन विजनरी प्रधानमंत्री का मंसूबा क्या था, वो किसके दबाव में थे, यह नहीं पता चला। लिहाजा उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात नहीं मानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलात हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता और आप कर दें, मैं आपको बाद में बता दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिना बहुत ज्यादा उस पर उनको आपत्ति थी, लेकिन फाइनली उन्होंने फिर उसको मान लिया और आदेश जारी कर दिया। और राष्ट्रपति का वो आदेश भारत के संविधान में 14 मई 1954 को आर्टिकल 35A के नाम से जाना जाने लगा। अब इसमें इल्लीगलिटी क्या थी? इसमें इल्लीगलिटी यह थी कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के आदेश से कोई चीज जुड़ भी गई है तो उस पर कभी संसद में बहस क्यों नहीं हुई? देश को यह क्यों नहीं बताया गया कि यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया हुआ आदेश क्यों दिया, कैसे दिया, क्यों एक ऐसे आपने उसमें प्रावधानों को मंजूर कर लिया जो भारत के सेकुलर और रिपब्लिक भारत के अंदर एक राष्ट्र बनाने की जो कल्पना थी उसे आपने संवैधानिक तौर पे स्थापित कर दिया। अब ये आर्टिकल 35A क्या था? यह आर्टिकल 35A की शक्ल में क्यों आया? यह महज इत्तेफाक है कि हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त लंबे समय तक हमारे साथ रहे, पूना के रहने वाले थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है। संदीप कुलकर्णी साहब ने आर्टिकल 35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली और वो इस लड़ाई को अकेले लड़ते रहे। और मुझे लगा कि संदीप कुलकर्णी साहब ने कोर्ट में PIL डाली और वो अकेले लड़ रहे थे इसको लेकर के, तो मुझे लगा कि हम कम से कम देश में तो बताएं कि आर्टिकल 35A क्या होता है। आर्टिकल 35A के बारे में जैसे आप आर्टिकल 370 के बारे में मैंने बताया, उसी तरीके से आर्टिकल 35A के अंदर भी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति, बहुत ही खतरनाक सोच को जन्म देती है आर्टिकल 35A। यह आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में भारत के किसी भी नागरिक को बसने के लिए वहां की सरकार को यह ताकत देती है कि भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहता है, भारत में रहता है, उसे जम्मू कश्मीर में बसने के लिए वहां की सरकार जब तक नागरिकता नहीं देगी वो वहां नहीं बस सकता, वो वहां नौकरी नहीं कर सकता, वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता, वो वहां कोई कारोबार नहीं कर सकता। और जम्मू कश्मीर की लड़की, चाहे वो कश्मीरी हिंदू पंडित हो या आसिया अंद्रावी जैसी जिहादी हो, वो जब भी भारत के पूरे हिस्से में माइनस कश्मीर किसी लड़के से शादी करेगी तो उस लड़की के उस राज्य में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सब छिन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वही जम्मू कश्मीर की हिंदू कश्मीरी लड़की पंडित और मुसलमान लड़की
अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करे, पाकिस्तान में दूसरे कश्मीरी हिस्से में रहने वाले किसी मुसलमान से शादी करे, तो उस लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी, और जिसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी आप समझें इस बात को, यानी चंडीगढ़ में रहने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी छात्र, कल जिस तरीके से वो मुंबई में जाकर के बसता है, वो गुजरात में जाके बसता है, वो कर्नाटक में जाके बसता है, अगर उसको अपने बिजनेस के या कैरियर के प्रोस्पेक्ट अगर उसे जम्मू कश्मीर ले जाना चाहते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता, क्योंकि वो वहां का नागरिक नहीं है। क्योंकि वहां एक ऐसी हुकूमत थी, जिन हुकूमतों के संविधान में, जिन हुकूमतों के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ था, पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत की सत्ता को नहीं मानते। तो कमाल यह है कि जिस देश के पैसे से वहां की सरकार चलती है, जिहादी पलते हैं, व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भारत से पैसा तो चाहिए। भारत की आर्मी उन्हें वहां जाकर के भूकंप में बचाए, बाढ़ से बचाए, किसी त्रासदी से बचाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ एक सिख, यह कहानी मैं इसलिए बताता हूं कि देश में लोगों को नहीं पता है। हमारे दोस्त हैं, उनकी मां जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की यानी उस वैली की जहां ये फसादी, जहां दंगाई, जहां आतंकवाद, जहां गिलानी और जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और ये आसिया अंद्राबी से लेकर के यासीन मलिक और ये जितने भी हैं, सब उस 15% इलाके जिसे आप वैली कहते हैं, वो सिख। उनके पिताजी कर्नल, उनका घर, जमीन, उनकी नींव जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। उस जगह वो पैदा हुए, उनकी मां वहीं पैदा हुई, उनके पिता वहीं पैदा हुए, कर्नल बन के रिटायर हुए, और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की धरती से पहला कोई, यानी कश्मीर वैली से पहला कोई एक सिख जो लेफ्टिनेंट जनरल बना, लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता, जिन्होंने भारत में अपनी सेवाएं दी, कश्मीर में अपनी सेवाएं दी। आप वहां के अंदर का एंटी हिंदू, एंटी सिख, एंटी इंडिया माइंडसेट समझे कि जिसके पूर्वज उस कश्मीर में पैदा हुए, वो आदमी आज उसके मकान की नींव पिछले 20 साल से भरी हुई है, लेकिन वो आज रिटायर होने के बाद आर्मी से जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में जाके अपना मकान नहीं बनवा सकता कि वहां खुलेआम जिहादी और आतंकवादियों को सरकार का, समाज का, व्यवस्था का और सबका समर्थन इतना है कि कश्मीर से पैदा हुआ सिख, कश्मीर का रहने वाला, मां कश्मीरी बाप कर्नल होकर रिटायर हुआ, वो खुद लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वैली में जाके अपना मकान बना करके वहां रहे जहां उसके पूर्वज पैदा हुए थे। और आज वो शख्स आर्मी से रिटायर होने के बाद चंडीगढ़ में रहने के लिए मजबूर है। तो मुझे और आपको वहां जाने के लिए वहां की नागरिकता कौन देगा? एंटी इंडिया एजेंट, पाकिस्तान के स्लीपर, ISI के इशारे पर देश में और कश्मीर में दंगा करने वाली दंगाई सरकारें और दंगाई व्यवस्था। लेकिन जिस पाकिस्तानी को उन्होंने शादी करके लड़की ने जम्मू कश्मीर ले आई, वो जम्मू कश्मीर की वजह से भारत का भी नागरिक हो गया। यानी ही वो पाकिस्तानी, वो दंगाई, वो जिहादी, वो आतंकवादी जिसने किसी एजेंडे के तहत कश्मीर की लड़की से शादी की, वहां रचा बसा, और वहां से फिर वो यहां भारत के अंदर आ जा सकता है, उस पर रोक टोक नहीं है। जबकि भारत में नागरिकता का कानून सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है कि कल कोई कहे केरला की सरकार के हम किसी को नागरिकता देंगे, बंगाल की सरकार बांग्लादेशियों को नागरिकता देगी, और फिर तमिलनाडु की सरकार कहेगी हम श्रीलंका। तो नागरिकता कानून और नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है, और यह सेंटर का डिसीजन है। लेकिन एकमात्र राज्य था जहां नागरिकता देने का अधिकार आपने अपने राज्य की एक सरकार को दे रखा था। तो नागरिकता देना और उसके बाद यही नागरिकता नहीं मिलने की वजह से
वहां जो भी भारत के आदमी है वो वहां न जाके चुनाव लड़ सकता है, न लोकसभा का लड़ सकता है। या नहीं, मनमोहन सिंह पैदा हुए थे सियालकोट पाकिस्तान में, दिल्ली में बसे, नौकरी की, चंद्रशेखर के रहमो करम से यूजीसी के चेयरमैन बने, फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बने, और सोनिया गांधी जो एक माफिया डॉन है उसके रहमो करम से इस देश के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनमें लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े और वो कहां गए, आसाम से जाके राज्यसभा के सदस्य बने। तो वो आसाम में जाकर के तो सदस्य बन गए राज्यसभा के, लेकिन अगर जो माइनॉरिटी है भारत में % सिख, वो कभी वहां कश्मीर से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाए। तो सवाल यह है कि आर्टिकल 35A ने 370 के आगे की भी ऐसी प्रक्रियाएं बना दी कि जो 370 में नहीं दिया गया था वो आर्टिकल 35A में दे दिया गया।